Hello and welcome to WeLearn. This is session 2, part 3, Marketing Management Consumers Behavior. Topic will be covers buying motive and buyer's behavior model. So yes, as in the previous session, we will discuss about the buyer's role and the consumer's purchasing decision making process. अब इस केस के अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं बाइंग मोटिव्स के बारे में कि बाइंग मोटिव्स क्या होते हैं. बाइंग मोटिव्स आर बेसिकली वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ एन थॉट, इट्स अ काइंड ऑफ एन फीलिंग, इट्स अ काइंड ऑफ एन इमोशन एंड इट्स काइंड ऑफ एन इंस्टिंक्ट दैट induce the consumers to buy a product and are called the buying behavior. ये एक तरीके के थॉट हो सकते हैं, एक तरीके की फीलिंग्स हो सकती हैं, एक तरीके के इमोशंस हो सकते हैं जो हमारे बायर्स को लीड करते हैं, हमारे बायर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो एक परचेजिंग में आए, वो एक्चुअली उन्हें लीड करते हैं. सो दैट इज बाइंग मोटिव आर दोज हु इन्फ्लुएंस दी और वी कैन से दैट और consideration which provides the impulse to buy or encourage the action and determine the choices in the purchase goods and services. जो उन्हें एक considerations में लेकर आना, उन्हें एक impulse provide करवाना ताकि वो एक तरीके की decisions में आ सके. This all comes into the buying motive. इन अगर एक बहुत ही scrap words में बोलना हो तो buying motive basically वो influencing powers होते हैं जो actually इनकरेज करती हैं हमारे कंज्यूमर्स को कि वो किसी तरीके का एक्शंस ले सकें. बाइंग्स मोटिव ऑफ एन कंज्यूमर इज बेसिकली आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज. ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. सबसे पहले है प्रोडक्ट मोटिव्स एंड अदर इज द पैट्रोनेज मोटिव्स. प्रोडक्ट मोटिव इज बेसिकली वो मोटिव्स जो कि आपको एक प्रोडक्ट को परचेज करने में हेल्प करते हैं. जब एक कंज्यूमर जो है वो इनिशिएटिव लेता है एक प्रोडक्ट को परचेज करने में. एंड पैट्रोनेज इज काइंड ऑफ द एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड मोटिव्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर्स को किसी भी तरीके के मोटिव्स के लिए. बाइंग मोटिव्स आर बेसिकली अगर हम प्रोडक्ट मोटिव्स की बात करते हैं तो इट मीन्स डिजायर ऑफ एन अ पर्सन टू बाय अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को खरीदने का जो एक कंज्यूमर्स का मोटिव होता है दैट कम्स इनटू द बायर्स मोटिव. सो एक प्रोडक्ट को खरीदने का इट कुड बी द इमोशनल मोटिव, रैशनल मोटिव, ऑपरेशनल मोटिव और सोशो साइकोलॉजिकल मोटिव्स. सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल मोटिव्स की. इमोशनल मोटिव इज बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ अ बाइंग मोटिव वेयर अ पर्सन इज विदाउट एनी रीजन एंड लॉजिकल इमोशन अटैच अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जब एक पर्सन जो है वो किसी भी मोटिव्स के बगैर या हम लोग ये कह सकते हैं किसी भी रीजन या किसी भी लॉजिक के बगैर एक प्रोडक्ट के साथ इमोशनली अटैच हो जाता है. दैट मीन्स आप एक प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है या एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि वो आपको बेस्ट सूट करता है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट जहाँ पर आप बहुत क्विकली उस प्रोडक्ट के साथ रिलेट हो जाएंगे. जैसे वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द चिल्ड्रन आर इमोशनली अटैच्ड टू बाय अ चॉकलेट. सो दिस इज द वन ऑफ the emotion motives. Another is the rational motive. Rational motive is basically a type of a buying motive where a person thinks before buying it. ये वो मोटिव होता है जहाँ पर पर्सन जो है सोचने से पहले जो है वो सोचता है कि उसे वो प्रोडक्ट जो है खरीदना चाहिए कि नहीं. लाइक वुमेन्स जनरली थिंक बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट. जैसे एक प्रोडक्ट को खरीदते वक्त वुमेन्स जो होते हैं दे यूज्ड टू थिंक अबाउट दैट वेदर दे वर लाइक और दे वांट टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट. Another is operational motive. Operational motive is a type of a buying motive where a person has a utility for the product. That means it's a wants and they were actually looking for कि हाँ उस प्रोडक्ट के अंदर वो डील करें या उस प्रोडक्ट को वो सेटिस्फाई करें. So this comes into the type of buying motives. Another is socio-psychological motive. It is basically a type of a buying motives where a person buy a product due to the prestige kind of. अगर वो अपनी सोसाइटी में या प्रेस्टीज के लिए जब किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को खरीदता है वो एक बाइंग मोटिव्स होते हैं. एंड देन लाइक अ पर्सन बायज अ लग्जरी कार टू शो हिज स्टेटस इन दी सोसाइटी. अपनी सोसाइटी में एक अपना स्टेटस दिखाने के लिए जब पर्सन जो है एक प्रोडक्ट को खरीदता है दैट कम्स इनटू दी सोशो साइकोलॉजिकल मोटिव्स. Patronage motives is basically divided into the two part again. One is emotional and other is rational one. Patronage again it is related to the any value added kind of a thing. So it is a type of a buying motive where a person is without any reason
logically, without any reason and logically, emotionally attached to a particular like it is what the kind of आपका एक ambience बहुत अच्छा है एक एरिया का, या एक बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है, तो आप उस पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर पैट्रोनेज एरिया से बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड हो गए इमोशनली. सो दैट कम्स इनटू द पैट्रोनेज मोटिव, जो आपको हमेशा लीड करता है कि आप उसे एक पर्टिकुलर जगह पे जाके विजिट करके आए और उसे देखें. दैट कम्स इनटू द पैट्रोनेज. Another is rational motives. Rational motive is basically it's a type of a buying motive where a person thinks before buying it. So ये एक बाइंग मोटिव होता है जहां पर यस प्रोडक्ट या कहीं भी विजिट करने से पहले या प्रोडक्ट के बारे में लेने से पहले कंज्यूमर सोचता है. देन इट इज दी बायर्स बिहेवियर मॉडल. बायर्स बिहेवियर मॉडल इज अगेन हमारे बायर्स बिहेवियर को समझने के लिए कितने मॉडल्स क्रिएट हुए हैं. दे वर एक्चुअली द 4 मॉडल्स क्रिएटेड. सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल साइंस ऑन द बायर्स बिहेवियर हैज प्रमोट द मार्केटिंग एक्सपर्ट्स टू perform the certain models for the explaining the buyer's behavior. So they were the we can say that yes, there were the 4 kind of models comes into a picture. सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक मॉडल की. इकोनॉमिक मॉडल इज बेसिकली डिफाइनिंग कि यहाँ पर एक बायर को बहुत ही ज़्यादा रैशनल मैन समझा जाता है और ये माना जाता है कि जो बायर्स हमारे जो होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं. जितनी ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलिटी उन्हें एक प्रोडक्ट से मिलेगी उतना ही ज़्यादा एक बेनिफिट वो राइज करेंगे उस प्रोडक्ट से और दे स्टिक टू दैट प्रोडक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस द बायर इज अ रैशनल मैन and has buying behavior totally governed by the concept of utility. If he has a certain amount of purchasing power, a set of a need to be met and a set of a product to be choose from, he will allocate the amount over the set of a product in a very rational manner with the intention of maximizing the utility or a benefit. So that's all comes into the economic model. Second comes into the learning model. Learning model is basically giving them the influencing and it's actually talk about the stimuli and response relationship. That means ये state model करता है कि consumers को हमेशा किसी ना किसी तरीके का influence या हमेशा किसी ना किसी तरीके की एक stimuli मिलती है. उस स्टिमुली के ही बिहाफ पर जो है कंज्यूमर्स रिस्पॉन्ड करते हैं. यानी कि वही लर्निंग्स होती हैं जो कंज्यूमर्स को आगे लीड करती हैं कि वो किसी तरीके से प्रोडक्ट को परचेज करें. दैट लर्निंग प्रोसेस विल एक्चुअली लीड देम टू एनी काइंड ऑफ ड्राइव और रिस्पॉन्सनेस. So the buyer's behavior can be influenced by the manipulating the drives, stimuli and response to the buyer. The model rests on the man's ability at a learning, forgetting and discriminations would be there. The stimuli response learn theory state that they develop a bond between behavior producing stimulus and the behavior response on the account of conditions of the behavior formation of a habit. So जब किसी भी तरीके के स्टिमुलीज प्रोवाइड होती हैं उन्हीं स्टिमुलीज के बिहाफ पर एक बिहेवियर की फॉर्मेशन होती है, एक बिहेवियर बनता है, एक हैबिट्स बनती हैं जिस हैबिट्स के बिहाफ पर फर्दर परफॉर्म किया जाता है. And yes, this learning process basically depends on the drive, cure, response and reinforcement. That means there would be any kind of a drive. हमेशा एक तरीके की drive होगी. It would be any strong stimuli. Drive तभी होगी जब एक consumer को बहुत ही अच्छा influence या एक बहुत ही अच्छी stimuli provide होगी. And after that particular drive, इस drive के बाद cure lies होता है. Cure is basically defining as an object in the environment prescribed by the individual. That is, this is the thing with जो कि हमारे buyers को एक reason देती हैं to buy out the certain object and certain product. Then response is basically it is an answer to giving the drive or a cue. It is response कि yes वो product या वो एक particular जो cue है वो क्यों purchase किया गया है. Another is buying motive के बाद जो next model create होता है that is psychoanalytical model. Psychoanalytical model is basically dealing with the psychologies of the consumers, जो कि ये बताता है कि yes consumers के पास अपने ही कुछ motives होते हैं जो कि उनकी बहुत ही जिनको समझना बहुत ज़्यादा complex होता है. At the same time it's very much deeper seat. So it is basically this model is given by the Freudian psychology. According to this model, the individual consumer has a complex set of a deep set
deep seated motives which drive him towards the certain buying behavior. So ये model is basically the consumers, ये वो मॉडल होता है जो ये स्टेट करता है कि एक बहुत ही ज़्यादा डीपर मॉडल्स होते हैं, डीपर मोटिव्स होते हैं कंज्यूमर्स में, जिसे डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है या जिसे अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. सो कंज्यूमर्स बाइंग एक्शन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अपीलिंग टू दीज डिजाइन एंड longing. In terms of this is what the any kind of an action can be influenced by अपीलिंग एंड डिजायर. इसी चीज को स्टेट करने के लिए दे गिव्स दैट कि हर कंज्यूमर की 3 लेवल्स ऑफ अवेयरनेस होते हैं. वन इज ऑफ द कॉन्शियस, अनदर इज प्री कॉन्शियस एंड लास्ट इज द अनकॉन्शियस. एज वी सी इन अ डायग्राम दे वर द साइकोलॉजीज ऑफ अ पर्सन हैव इन अ लेयर. तो सबसे डीपर लेयर होती है, दिस इज ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड, देन ऑफ द प्री कॉन्शियस माइंड एंड देन द कॉन्शियस माइंड. Conscious mind is basically the current content of your mind that you actively think of. वो सब कंटेंट आपकी माइंड का जो आप एक्टिवली थिंक कर सकते हैं, वो सब जो होता है वो कॉन्शियस माइंड में आता है. व्हाट वी कॉल वर्किंग मेमोरी इज द कॉन्शियस माइंड, इजीली असेस्ड ऑल द टाइम एंड यस एट द सेम टाइम ये हर टाइम काम करती है, ये एक्टिव रहती है. जब भी एक ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा एक्टिव होता है उस केस में ये काम कर रही होती है. आफ्टर दैट the conscious mind, another is the pre-conscious mind. Pre-conscious mind is a content of a mind that person is not currently aware of. वो सब चीजें जिसके लिए person जो है currently aware of नहीं होता है, यानी कि उसकी thoughts, उसकी memories, उसकी knowledge, उसकी wish, उसकी feelings, that all. But yes, at the same time it is available for the easy access when it's needed. और ये बहुत ही easily accessible होता है when it is actually required to be performed. Then unconscious mind is basically was content kept out from the conscious awareness, जो एक हमारी conscious awareness से बहुत दूर होता है and it is not accessible at all the time. हम लोग उसे all the time access नहीं कर सकते हैं. And yes, it is the procedure that actively keep these thoughts from the awareness. ये सारे उन थॉट्स को बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस प्रोसेस में रखता है. दैट्स ऑल कम्स इनटू द अनकॉन्शियस माइंड. सो इन्हीं अनकॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस से 3 चीज़ें डिफाइन होती हैं. वन इज ईगो, अनदर इज सुपर ईगो एंड देन इड. सो दिस इज व्हाट द कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी. ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पर्सनालिटी का कंपोनेंट होती हैं. सो इन दैट केस नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस कंपोनेंट. सबसे पहले बात करते हैं इड की. It is basically reside completely at the unconscious level. ये completely unconscious level होता है. We can say that this kind of feelings or this kind of performance is basically dealing in the pleasures part, and yes, at the same time the immediate gratification, not willing to compromise in that term. So that comes into the it basically generated by all the personalities energies. तो वो id form के अंदर आ जाता है. Another is super ego. Super ego is the modelistic and idealistic part of a personality. ये एक personality का बहुत ही modelistic और idealistic part होता है. And yes, at the same time, it is the kind of the very idealistic or we can say that it is reside in the pre-consciousness. And yes, it is what began forming at the 4 to 5 years of age. ये जब एक human being 4 to 5 years की age में होता है तभी ये बनना शुरू हो जाता है. Initially formed from the environment and others, but yes, it is created by the environment, and yes, it is created by the society and family. That comes into the super ego part, which is internalized conviction and the morals which is given by the society. Another is ego. Ego is basically reset in all the levels of awareness. It is operates under the reality principles. It is attempt to negotiating between id and a super egos to satisfy the realistically. The structure of personality was basically divided into the 3 parts. So now we can say that it is divided into the 3 parts: id, ego and super ego. Now we are moving towards the 4th model, that is Nicosia's model. Francisco Nicosia was the first person who were developing the consumer behavior model, and it shifted the focus from the act of purchase itself to more complex decision making process. The consumer engaged in about the product and services. तो एक न्यू डायमेंशन थी, दैट इज ऑन द एक्ट ऑफ एन परचेज डिसीजन, कि एक जो पर्सन है वो किस तरीके के परचेज डिसीजंस में आ सकता है. दिस मॉडल इज बेसिकली स्टेटिंग द रिप्रेजेंटिंग अ सिचुएशन वेयर अ फर्म इज डिजाइनिंग द कम्युनिकेशन. ये सिचुएशन स्टेट करता है जहां पर एक फर्म जो है एक कम्युनिकेशन डिजाइन कर रही है टू बी डिलीवर टू द कंज्यूमर, एंड इन रिटर्न कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज द इन्फ्लुएंस सब्सिक्वेंट एक्शन टू द
फर्म एंड यस एट द सेम, जो भी एक तरीके की कम्युनिकेशन या सिचुएशन राइज की जाती है कंज्यूमर के सामने, उसी तरीके के रिस्पॉन्सेज जो है कंज्यूमर से मिलते हैं. This model is basically consisting of the four field 1, field 2, field 3, field 4. Field 1 is basically the firm attribute and the output or the communication and the consumer psychological attributes. In terms of this is what the dealing about the firm's attribute की firms इसमें अपने ही attributes और अपनी ही feelings के बारे में एक discussions करती है. We can say that कि एक firm जो है वो अपने बारे में एक knowledge provide करती है कि वो किस तरीके की डीलिंग्स में है. दैट मीन्स वो किस तरीके के एट्रीब्यूट्स या आउटपुट या किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी अपने कंज्यूमर्स के साथ. जी, इट इज द फर्स्ट स्टेप जहां पर एक कंज्यूमर इफेक्ट भी प्रोवाइड किया जाता है. देन कम्स इनटू द सेकंड फील्ड. सेकंड फील्ड इज द कंज्यूमर सर्च फॉर एंड इवैल्यूएशन एंड ऑफ द फर्म्स आउटपुट एंड अदर्स अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स. दैट मीन्स किस तरीके के ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कंज्यूमर्स के पास, व्हाट काइंड ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स एक्चुअली द फर्म इज लुकिंग फॉर. एंड यस, द कंज्यूमर्स मोटिव एक्ट टू परचेज. फाइनली दिस फील्ड इज डिस्कवरिंग अबाउट कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर्स को मोटिवेट करते हैं टू एक्ट ऑन दी सर्टेन फील्ड. Another is the consumer storage and or the usage of a product. This is what the consumer storage and uses of the finally consume की उसकी storage and उसके product. So this is the main factors of the, we can say that main diagram of the Nicosia's model, जिसमें सबसे पहली फील्ड जो है ये बात कर रही है कि फर्म एक एट्रीब्यूट्स क्रिएट करती है अबाउट द कंज्यूमर और एक मैसेज को देती है कंज्यूमर्स तक. दिस इज व्हाट द सब फील्ड 1, that is firm attribute, it leads to the message exposures to the subfield 2 which is the consumer's attribute. So इस केस में consumer's attribute is what the consumers how the consumer is perceiving from that knowledge. जो भी मैसेज consumer को मिल रहा है, consumer उस मैसेज से किस तरीके का बिहेव कर रहा है. इस मैसेज के बाद जो फर्दर थिंग राइज होती है, that thing is the attribute. Attitude in terms of कि कंज्यूमर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है अबाउट दैट प्रोडक्ट. जब वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती चली जाती है तो इट इज द सर्च फॉर द इवैल्यूएशन, यानी कि वो अब अपनी इवैल्यूएशन इसके अंदर एड ऑन करता है. दिस इज ए सेकेंड फील्ड जहां पर सर्च फॉर इवैल्यूएशन ऑफ मीन्स एंड रिलेशनशिप होता है, जहां पर कंज्यूमर्स एक इवैल्यूएशन को सर्च अप करना शुरू करता है. इस इवैल्यूएशन की सर्चअप के बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ड्राइव्स होते हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं टू कम्स इनटू द डिसीजन एक्शन. दिस इज द फील्ड 3 जहां पर एक्ट ऑफ परचेज फाइनली अकर होता है, यानी कि उसकी मोटिवेशन के बाद द पर्सन इज एक्चुअली रेडी टू बाय अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट. आफ्टर दैट डिसीजन एक्शन इट इज द परचेज बिहेवियर. जहां पर एक परचेजिंग हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप अल्टीमेटली आता है परचेज बिहेवियर का. Purchase behavior is the code of understanding the consumer storage part की कंज्यूमर ने किस तरीके की नॉलेज प्रीवियसली गैदर की थी, उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट कैसा था. इफ इट्स ऑफ द गुड सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्ट्री और हाईली डिलाइट कस्टमर तो कंजम्पशन स्टोरेज वुड बी देयर. एक कंजम्पशन स्टोरेज हो जाती है प्रोडक्ट को लेकर. द कंज्यूमर फील गुड अबाउट दैट प्रोडक्ट एंड एक्चुअली दे वर लुकिंग फॉर द फर्दर कंजम्पशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और इस कंजम्पशन के बाद अगला होता है दी एक्सपीरियंसेस, यानी कि वो किसी ना किसी तरीके की एक्सपीरियंसेस ऐड करता है उस प्रोडक्ट के बाद, और एक्सपीरियंस से ही उसका दोबारा से एक कंज्यूमर एटीट्यूड वाला प्रोसेस होता है, वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है. बट येस, दैट परचेजिंग बिहेवियर अगर किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है तो इट वुड लीड टूवर्ड्स दी फर्म्स एट्रीब्यूट, वो फर्म्स एटीट्यूड की तरफ भी जा सकती है. सो दैट्स कम्स इनटू दी 4 फील्ड जहां पर एक मैसेज सेंड होता है. मैसेज सेंड होने के बाद इवैल्यूएशंस होती हैं, इवैल्यूएशंस के बाद डिसीजंस लिया जाता है, डिसीजंस के बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर देखा जाता है. सो दिस इज कम्स इनटू द निकोसियाज मॉडल. सो नाउ यस, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. सबसे पहले है द साइको एनालिटिकल बिहेवियर इन द बायर्स बिहेवियर मॉडल. सो you have to explain the psychoanalytical model. And then second is what are the various motives of the consumers. consumers को एक प्रोडक्ट परचेज करने के लिए उसके क्या क्या मोटिव्स होते हैं, आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना है. So yes, this is all about for the today's session. We were winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.